देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है गति के समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन जी ने अपने गति के समीकरण मुख्यतः 3 प्रकार के दिए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। पहला समीकरण जो है वो v = u + at है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। दूसरा जो समीकरण है वो है s = ut + ½ at², सही है। तीसरा जो समीकरण है वो है v² = u² + 2as, ठीक है ना। न्यूटन जी ने अपने गति के कितने समीकरण दिए हैं? 3, और तीनों ही समीकरण के बारे में हमको ढंग से पढ़ना है। एक एक करके हमको देखना है कि किस तरीके से ये समीकरण आया है। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ जो v होता है, v बेटा v क्या है यहाँ पर? v जो होता है इसको कहते हैं अंतिम वेग। क्या कहते हैं? अंतिम वेग, मतलब इसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी। इसी तरीके से जो u होता है, u जो यहाँ पर है वो है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग इसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरीके से जो नेक्स्ट टर्म है हमारा a जो है, a का मतलब होता है त्वरण, जिसको कहते हैं एक्सीलरेशन। क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन। क्लियर है बेटा? इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो t है। यहाँ पे t मीन्स होता है टाइम, बोले तो समय। ठीक है ना, समझ में आ रहा सबको? इसके बाद अगला जो है, यहाँ एक टर्म और बच रहा होगा जिसको हम लोग s कहते हैं। s का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से होता है, इसको कहते हैं दूरी। ठीक है ना। तो जितनी चीज़ें, जितने टर्म यहाँ पर मिल रहे हैं गति के समीकरण में, इक्वेशन ऑफ मोशन में, वो इतने ही हैं। फर्स्ट आपका फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। क्लियर? तो हम देखते हैं रिलेशन तो न्यूटन जी ने आपको बता ही दिया है, ये होते हैं। अब ये आया कहाँ से है? ये आपके सिलेबस में कलन विधि के द्वारा दिया गया है, इंटीग्रेशन मेथड के द्वारा, समाकलन विधि के द्वारा गति के समीकरण का निरूपण करना होता है, सत्यापन करना होता है किस तरीके से आया है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो क्या है कि जैसे हम पहले समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा, वो है v = u + at। क्लियर? इसके बारे में हम लोग समझते हैं किस तरीके से ये आया है। ध्यान दें, पहली चीज़ तो हम लोगों को एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ाया गया है। एक्सीलरेशन के बारे में, एक्सीलरेशन = फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम। ध्यान दें, जो एक्सीलरेशन होता है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, मतलब वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है ना, ये हम लोगों ने पीछे ही पढ़ लिया है। देखिए, ये जो लाइन खींची गई है बीच में, इसको रेशियो या रेट बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी में जितनी भी चेंजिंग आती है उसे हम लोग कहते हैं वो क्या है? एक्सीलरेशन है या त्वरण है। ठीक है, वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। तो हम लोगों ने इसको पढ़ा है। तो वहां पर हम लोगों ने एक्सीलरेशन का जो सिंबल पढ़ा वो ए पढ़ा, और चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में कितने की चेंजिंग आई है। जैसे ऑब्जेक्ट आपका चलना स्टार्ट करता है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो u होती है, और जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? v होती है। तो मतलब चेंजिंग जो आई u से लेकर के v तक में आई, तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम लेस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v - u इज अपान, और टाइम में कितने की चेंजिंग आती है? t। ये बात आप लोग बेहद समझ रहे होंगे, ढंग से समझ रहे होंगे क्या है कैसे है, सही है ना। अब देखिएगा एक चीज, अगर हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन को इंक्लूड करें नॉर्मल तरीके से, तो टी को हम लोग इधर भेज सकते हैं। टी को हमने भेज दिया इधर कहीं, सही है। जब हम इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा at = v - u। ये एक्सीलरेशन के फार्मूले बेस से है बेटा, ठीक है, एक्सीलरेशन के फार्मूले बेस से। तो at = क्या हो जाएगा? v - u। अच्छा बताओ, u इधर निगेटिव है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इधर आएगा तो हो जाएगा u + at = क्या बन जाएगा? v। थोड़ा ढंग से लिखेंगे इसे तो हो जाएगा v = u + at। और अगर आप ध्यान दें तो नॉर्मल मेथड से ये जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता। समझ रहे हैं सब लोग? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोगों को इंटीग्रेशन मेथड से इसको पढ़ना है, मतलब कलन विधि के द्वारा इसको पढ़ना है कि किस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो ये तो आपका नॉर्मल मेथड होगा, बिल्कुल नॉर्मल वाला मेथड, किस तरीके से ये होगा। अगर हम कलन विधि से पढ़ेंगे इंटीग्रेशन मेथड से, तो उसके लिए जो लॉ होगा उसको भी आप लोग समझिएगा। देखिए, उसके लिए क्या होगा कि हम जो वैल्यू लेंगे, अगर हम यहाँ लिख दें कि a = होगा dv/dt,
तो कोई प्रॉब्लम? देखिए हम लोगों को पीछे पता होता है कि जो ए इज इक्वल टू है वो डी वी अपान डी टी होता है, ध्यान दें, सॉरी डेल वी अपान डेल टी। डेल का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज कितने का आ रहा है। जैसे यहाँ लिखा ना चेंज वेलोसिटी, तो इस डेल का मतलब क्या होता है, चेंजिंग कितने की आ रही, और टी का मतलब सॉरी यहाँ डेल टी का मतलब चेंज इन टाइम होता है। तो उसी तरीके से जो डी वी और डी टी है, डी का मतलब सूक्ष्म से होता है, ठीक। अगर कहीं पर सूक्ष्म समय अंतराल है तो वहाँ वेलोसिटी में भी जो चेंजिंग आएगी वो कितने की आएगी, सूक्ष्म ही, थोड़ी सी होगी, ठीक है। इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस टाइम बोलते हैं। टाइम में, बहुत कम टाइम में अगर वेलोसिटी में चेंजिंग आती है तो उसे हम लोग डी वी अपान डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वी अपान डी टी, सही है। ये हम लोग कलन विधि के द्वारा पढ़ रहे हैं। इसके पहले जो अभी बताया हूँ मैं वो किस विधि के द्वारा था, नॉर्मल मेथड था, नॉर्मल तरीके से था। अब देखिए अगर dt को हम यहाँ ट्रांसफर कर दें, इधर आ जाए, तो हो जाएगा a इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या बचेगा बेटा, डी वी। समझ में आ रहा सबको, किसी कोई दिक्कत नहीं। दोनों पक्षों में हम लिमिट लेते हैं, ठीक है, दोनों साइड में, बोथ साइड लिमिट लेने पर देखिए क्या आएगा। यहाँ की लिमिट लेंगे, ध्यान दें, टाइम जो है, सपोज करिए कि जब ऑब्जेक्ट आपका चलना स्टार्ट किया उस समय उसका जो टाइम था वो क्या था, 0 था। जब वो चलना स्टार्ट किया तो कितना टाइम था, 0। और जैसे ही थोड़ी दूरी पर वो पहुंचता है, सपोज करिए कि वहां का टाइम जो हो जाता है, क्या हो जाता है, t हो जाता है। ध्यान दें, पहले जो टाइम था वो कितना था, 0 था। बाद में जब थोड़ी सी मूव किया ऑब्जेक्ट ने, थोड़ा आगे बढ़ा, तो उसको मतलब कवर करने में ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लग गया, t टाइम लग गया। तो स्टार्टिंग जो टाइम था वो 0 था, और जब पहुंच रहा है तो कितना हो रहा है, t हो रहा है। अब यहाँ तक हम लोग इसकी लिमिट ले लेंगे, डी टी इज इक्वल टू डी वी। ध्यान देंगे, अगर डी वी की लिमिट लेते हैं तो अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले लिखा था कि जब ऑब्जेक्ट आपका चलना स्टार्ट करता है तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, बोले तो प्रारंभिक वेग, वो कितना था, u था, सही है, गुड, u था। और जब लास्ट में पहुंच गया, अंतिम वेग कितना था, v था। तो मतलब कहने का यहाँ u से वो चलना स्टार्ट कर रहा है और कहाँ तक पहुंच रहा है, v तक। और ये वैल्यू दी गई है आपकी, कहाँ गया ये, डी वी दी गई। क्लियर है बेटा, किसी कोई प्रॉब्लम पीछे वालों को नहीं। चलिए अब यहाँ ध्यान देंगे अगर आप, तो देखिएगा बेटा यहाँ पर क्या होता है, जब इंटीग्रेशन हम लोग फाइंड करते हैं तो रेफरेंस लेते हैं, मैथमेटिक्स का टॉपिक होता है। dt के रेफरेंस में a जो होगा उसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको हम कांस्टेंट मान लेंगे। क्लियर, क्या मानेंगे, मतलब इसके लिए ये नियतांक होगा, ये बाहर आ जाएगा। तो a को हमने बाहर कर लेना है, a बाहर आ जाएगा, कहाँ से, 0 से लेकर के t तक का, ये हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू। लेकिन अभी इस चीज़ को जैसा लिखा है वैसे उतार दे रहा हूँ, कोई चेंजिंग नहीं, u से v तक, सही ना। इस लाइन से इस लाइन में आने में कोई प्रॉब्लम, केवल और केवल a जो होगा dt के रेफरेंस पे उसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या कर लेना है, बाहर, मतलब ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर। अब देखिए dt का जो डिफरेंशिएशन निकल के आएगा, मतलब इसका जो समाकलन निकल के आएगा वो हो जाएगा t, कितना हो जाएगा, t। dt का कितना हो जाएगा बेटा, t होगा, ध्यान देना, dt कितना होगा, देखो dt का t, dv का v, dx का x, ऐसे ही निकलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ dt का कितना हो गया, t, और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी गई है, 0 से लेकर के t। क्लियर है, किसी कोई प्रॉब्लम, इज इक्वल टू, यहाँ देखिएगा जैसे dt का t हुआ वैसे dv का क्या हो जाएगा, v होगा भैया, कितना होगा, v होगा। और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी गई है, u से v तक। समझ में आ रहा सबको, किसी कोई दिक्कत, किसी बच्चे को। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आप एक चीज़ बताइएगा जरा हमको कि a हमने लिख दिया, देखना इस चीज़ को सॉल्व करना, मैंने आपको बताया था लिमिट को सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। जो भी वैल्यू अंदर में दी गई होगी वहाँ पर पहले मैक्सिमम वैल्यू माइनस जो वैल्यू नीचे दी गई होगी, मतलब मिनिमम वैल्यू। क्लियर है, जो भी वैल्यू यहाँ दी गई होगी उस वैल्यू को ला करके इसकी जगह रखेंगे, माइनस जो नीचे वैल्यू दी गई होगी उसको रख देंगे। क्लियर है, तो आप बताएं इस t की जगह पहले क्या रखेंगे, t, माइनस लगाएंगे, इस t की जगह फिर क्या रखेंगे, 0। क्लियर है बेटा, चलिए आगे बढ़िए। इस v की जगह क्या रखेंगे, v, माइनस इस v की जगह क्या रखेंगे, u। समझ में आ रहा ना, ये तो सॉल्व करना आपको आता होगा। अब एक चीज बताओ, t में से 0 लेस करेंगे तो t ही आएगा, तो मतलब a का t में मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा, at, और इधर हो गया v माइनस u। समझ में आ रहा सबको, किसी कोई दिक्कत। ध्यान देना, अगर ये जो u है वो माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस, तो हो जाएगा u प्लस at इज इक्वल टू क्या होगा, और अगर हम ध्यान दें तो v इज इक्वल टू निकल के आ रहा है u प्लस at, और कहीं ना कहीं यही आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, एक बार आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हमसे पूछ लीजिए। है कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, किसी बच्चे को है प्रॉब्लम, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं।
रोक दीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आप फर्स्ट वाला समझ गए होंगे पूरी तरीके से। चलिए अब हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना सीखेंगे कलन विधि के द्वारा ही, इंटीग्रेशन मेथड के द्वारा, ठीक है। फर्स्टली सेकंड इक्वेशन जो होता है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी मैंने आपसे कहा था जो s है यहाँ पर डिस्टेंस होता है, क्या है, डिस्टेंस मतलब दूरी है, इसको विस्थापन भी डिस्प्लेसमेंट के तहत पढ़ते हैं, ठीक है। यू बाकी सब आप लोग जान रहे हैं क्या क्या कैसे कैसे है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों को पहले से ही पता होता है, क्या पता होता है कि जो डिस्टेंस होती है, ध्यान दें एक सेकंड, जो स्पीड होती है, यूँ कह लीजिए स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मीन्स जो चाल होती है वो दूरी और समय के अनुपात के बराबर होती है। इसी तरीके से अगर हम इसको विस्थापन के रेफरेंस में पढ़ें, या यूं कह लीजिए कि इसको हम लोग वेग के रेफरेंस में पढ़ें, तो बोलेंगे वेग बराबर विस्थापन बटे समय, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सही है ना। तो सपोज करिए कि इसी फार्मूले से हम लोगों को लिख लेना है कि जो v है, v इज इक्वल टू होगा डी एस अपॉन डी टी। ध्यान दें, अभी मैंने आपसे कहा था डी का मतलब सूक्ष्म होता है, ठीक है ना। जैसे सूक्ष्म समय अंतराल रहेगा तो सूक्ष्म दूरी ऑब्जेक्ट तय करेगा, ठीक है। सूक्ष्म समय अंतराल में सूक्ष्म दूरी तय कर रहा है तो भी उसको हम लोग चाल या वेलोसिटी कह सकते हैं, ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, ये फार्मूला हम लोगों ने पीछे ही पढ़ लिया है। अब आप बताइए कि जो डी टी है यहाँ अपान में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो हो जाएगा v इंटू डी टी इज इक्वल टू कितना होगा, डी एस। समझ में आ रहा सबको, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसकी हम लिमिट लेंगे। देखिए लिमिट जब लेना स्टार्ट करेंगे बेटा, ध्यान देना, लिमिट लेना स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने आपसे कहा था कि वेलोसिटी के रेफरेंस में जब आपका ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, u होती है। इनिशियल वेलोसिटी बोले तो प्रारंभिक वेग जो होगा वो कितना होगा, u होगा, और फाइनल वेलोसिटी का मतलब कितना हो जाएगा, अंतिम वेग v होगा। तो ये हम लेंगे u से लेकर के कहाँ तक, अभी जस्ट मैंने फर्स्ट वाले में आपको बताया, और बाकी जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देंगे। v डी टी इज इक्वल टू डी एस के रेफरेंस में लेंगे, जब आपका ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया है उस समय उसकी दूरी जो है वो 0 होती है, और जब पहुंच गया तो दूरी कितनी है, s है। तो जब चलना स्टार्ट किया तो दूरी 0 है, और जब पहुंच गया तो कितना है, s है, और ये वैल्यू क्या लिखी है, डी एस। क्लियर है, किसी कोई प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट वी नो दैट, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट वी नो दैट, पहले समीकरण से हम लोग क्या जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। ध्यान दें, v की वैल्यू अभी हम लोगों ने जस्ट निकाला है, क्या होती है, u प्लस ए टी होती है ना। अब आप एक चीज बताइएगा जरा हमको कि अगर इस v की जगह पर ला करके u प्लस ए टी रख दें तो कोई प्रॉब्लम होगी, किसी बच्चे को नहीं होगी। चलिए इसको ला के रखते हैं, तो हमें लगता है ये हो जाएगा u से लेकर के v तक, और इस v की वैल्यू हो जाएगी u प्लस ए टी। क्लियर है बेटा सबको, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो u प्लस ए टी हो जाएगा, और ये लिखा है डी टी इज इक्वल टू 0 से लेकर के कहाँ तक है, s तक है, डी एस। क्लियर है, क्लियर दिख रहा सबको, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आप देखिएगा जरा, अगर हम इस u का मल्टीप्लाई करा दें, सब में u का dt में करा दें, at का dt में करा दें, तो कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है। चलिए तो यहाँ हो जाएगा u से लेकर के v तक। अच्छा ध्यान दें, ये जो u v इंटीग्रेशन लगा हुआ है ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो दोनों का सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो हो जाएगा u इंटू डी टी में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, dt, सही है, प्लस इसका वाला u से लेकर के v तक, ये हो जाएगा a टी, और इंटू क्या हो जाएगा, डी टी। समझ में आया नहीं आया, ध्यान दें, इसका u डी टी किए तो इसके साथ कर लिया, ये ए टी डी टी किए तो इसके साथ कर लिया, अलग अलग कर लिया। मतलब समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, कंफ्यूज। देखो अगर ये भाई साहब ना होते अगर, तब तो आसान तरीका था करने का। देखो अगर ये होते ही ना, मान लो है ही नहीं, तब क्या करते आप, u से डी टी मल्टीप्लाई करते, u से डी टी मल्टीप्लाई कर लिया, ए टी का डी टी मल्टीप्लाई करते, ए टी का डी टी मल्टीप्लाई कर लिया, सही है। लेकिन अब जब यहाँ इंटीग्रेशन भी लगा था और वो कहाँ से कहाँ तक था, u से v तक था, तो हम दोनों लोगों के साथ अलग अलग कर ले रहे हैं। अब शायद आपके समझ में आ रहा होगा, किसी कोई प्रॉब्लम अब बताना, किसी बच्चे को नहीं है। इधर आ जाइए, यहाँ डी एस लिखा है, 0 से कहाँ तक है, s तक, ये जैसे लिखा है इसको वैसे ही उतारते चलो, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है।
ठीक है बेटा, क्लियर है टॉपिक सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब इसको हम थोड़ा सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, आप सबको मैंने अभी कहा था कि क्या dt के रेफरेंस में u का इंटीग्रेशन निकलेगा, dt के रेफरेंस में निकलेगा, नहीं निकलेगा, बिकॉज ये तो कांस्टेंट होगा ना उसके लिए। मैंने आपसे कहा था अगर t होता तो निकलता, लेकिन u है इसीलिए इसके लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसको तुरंत बाहर करिए, u बाहर आ जाएगा, हो जाएगा u से लेकर के v तक किसका, dt का। सही है भैया, प्लस लगा है। यहाँ आ जाइए, आप एक चीज बताइए कि t का तो ठीक है, dt के रेफरेंस में t का तो निकलेगा, लेकिन a का निकलेगा। a यहाँ के लिए क्या है, कांस्टेंट है। क्या है a यहाँ के लिए, कांस्टेंट है। तो आप बताएं जरा कि क्या हम a को बाहर कर सकते हैं, बाहर कर दें यहाँ पे, पक्का। देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, a को हम लोग बाहर कर देंगे तो a आपका बाहर आ जाएगा, u से v तक है, और ये हो जाएगा t इंटू डी टी इज इक्वल टू 0 से s तक की वैल्यू दी गई है ds तक। ये हमने कर लिया। बताओ किसी कोई दिक्कत, किसी बच्चे को अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, नहीं है, आगे बढ़ जाए। चलिए अब आप एक चीज बताइए जरा, dt का अभी जस्ट मैंने कहा था, अगर आपको ध्यान हो तो, थोड़ा बहुत ध्यान है कि नहीं, ध्यान है, ध्यान है सबको। अच्छा एक सेकंड एक चीज़ बताइएगा जरा हमको, ये जो वैल्यू हम लोग dt के रेफरेंस में निकाल रहे थे बेटा, ये टाइम के रेफरेंस में निकालना है। किसके रेफरेंस में, टाइम। जो वैल्यू हम लोगों ने u से v तक की ले रखी है, इसको हम लोग 0 से t तक का लेंगे। ध्यान देना इस चीज़ को, जो वैल्यू हम लोगों ने u से v तक की ले रखा है, क्योंकि इंटीग्रेशन हमको dt का निकालना है, लिमिट हम किस में ले रहे हैं, dt का, v तो इसके लिए कांस्टेंट हो जा रहा है भाई। अगर ध्यान देते हो ना, तो ये वैल्यू हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग लेंगे, मतलब 0 से कहाँ तक ले जाएंगे, t तक। समझ में आ रहा सबको, ये चेंजिंग क्यों हुई आप समझ पाए, क्योंकि जो dt का ही तो हम लोग इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, तो u का थोड़ी ना निकाल रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ, सॉरी ये तो ठीक ही है, यहाँ जो वैल्यू हम लोगों ने u से v तक की लिया है, उस चीज़ को हम लोग क्या कर देंगे, 0 से t तक। क्लियर है बेटा, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो तुरंत। ये 0 से t तक का लेंगे, क्योंकि अगर u से v तक का लेंगे तो dt का आएगा ही नहीं, लिमिट में नहीं आएगा। तो आप बताइए कि क्या हम dt का, अभी आपसे बताए थे dt का इंटीग्रेशन कितना निकल के आएगा, कितना आएगा, t आएगा, कितना आएगा, t। अभी जस्ट कहाँ हूँ, तो इसका आ जाएगा t आएगा, dt का कितना हो जाएगा, t, और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ था कि 0 से t। क्लियर है, प्लस लगाएंगे, यहाँ a लिखा हुआ है, a वैसे लिखा रहने देंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा सबको। अब ऐसी बताइए कि t dt, ध्यान दें यहाँ थोड़ा सा, जो x dx का इंटीग्रेशन जब हम लोग निकालते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता, देखिए ध्यान दें, x dx, इसका जो फार्मूला है वो होता है x की पावर n+1 अपान n+1। ध्यान दें, ये फार्मूला होता है, दिख रहा सबको वहाँ तक। x dx इज इक्वल टू क्या होता है, x की पावर n+1 अपान n+1। तो अगर x की पावर यहाँ 1 दी गई होगी तो यहाँ फार्मूले में हो जाएगा n की जगह क्या हो जाएगा, 1 अपान 1+1 इज इक्वल टू हो जाएगा x की पावर 2 अपान क्या हो जाएगा, 2। क्लियर है सबको, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरीके से अगर x dx का x² अपान 2 आता है, तो क्या t dt का t² अपान 2 नहीं आएगा भाई, केवल x की जगह क्या हो गया, t हो गया, बाकी सब तो सेम ही है। तो हम अगर आप कहें तो dt की जगह पे, इसकी जगह पे हम रख दें t² अपान 2, हो गया इसका इक्वेशन। क्लियर है। अब ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के t तक की है। क्लियर है सबको, किसी कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, तो ये तो 0 से लेकर के s तक चलता ही आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए यहाँ देखिएगा, अभी मैंने आप लोगों को लिमिट सॉल्व करना बताया था इस तरीके से कि इस t की जगह पर पहले क्या रखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ t, सही है, और माइनस इस t की जगह क्या रख देंगे, मिनिमम वैल्यू, मतलब क्या हो जाएगा 0। प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे, ये a लिखा है, a लिख देंगे। अब बताना जरा, इस t की जगह पहले क्या रख देंगे, t, तो वही रहेगा, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। माइनस इस t की जगह क्या रखेंगे, 0, तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर अपान 2। क्लियर है। यहाँ बताओ ds का क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, क्या हो जाएगा, s, सही है ना। और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के s तक। समझ में आ रहा सबको, किसी कोई प्रॉब्लम। अब देखना बेटा, t में से 0 लेस करेंगे t ही आएगा, तो हो जाएगा ut, सही है। और इसमें से इतना लेस करेंगे तो कुछ मतलब ही नहीं है, मतलब t² अपान 2 ही बचेगा। अब ये हो जाएगा at² अपान 2 इज इक्वल टू, यहाँ देखो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मतलब हो जाएगा s माइनस 0। समझ में सबको आ रहा होगा। अच्छा बताओ, s माइनस 0 का मतलब क्या होता है, ऐसे ही होता है, ये ut लिखा है, ut लिख दिया, प्लस at² अपान 2 को लिख सकते हैं ना, हाफ at²,
नहीं लिख सकते, तो हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अगर आप ध्यान दें तो कहीं ना कहीं से यही जो होता है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड होगा। क्लियर है, किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए ठीक है भाई। देखिए आप लोगों ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी क्लियरली समझा होगा। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के पास पहुंचते हैं और कलन विधि के द्वारा इसको भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान देना बेटा, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका है। क्या चीज़ें हैं, तीनों चारों चीज़ों को हमने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि ये आया कहाँ से। देखिए एक बेसिक फार्मूला हम लोगों को पहले से ही मालूम है कि जो एसिलरेशन का फार्मूला होता है वो होता है dv/dt। अभी जस्ट मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी इसको बताया था कि a इज इक्वल टू dv/dt, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, ये चीज़ हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे कि अगर देखिए a इज इक्वल टू dv/dt है, अगर आप कहें तो इसी में हम अपने मन से ds से मल्टीप्लाई कर दें और ds से डिवाइड कर दें, तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? जैसे अगर कहीं लिखा हो 5/4 तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से डिवाइड कर दें, सॉल्व करेंगे तो वही आएगा ना, कोई प्रॉब्लम। तो उसी तरीके से dv/dt लिखा हुआ था, इसमें हमने ds से मल्टीप्लाई भी कर दिया और ds से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, चलिए अब a इज इक्वल टू करेंगे, देखना ध्यान देना, अगर इस ds को हम यहाँ भेज दें, बाकी सब कुछ वैसे, इस ds को मैं यहाँ कर रहा हूँ, dt को वहाँ, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो हो जाएगा dv/ हो जाएगा ds इंटू में ds/dt। सही है, कोई दिक्कत? चलिए इसको सॉल्व करेंगे। a इज इक्वल टू dv/ds, तो वैसे लिखा रहने दो। अच्छा ये बताओ ds/dt की जगह क्या हम लोग v लिख सकते हैं? ds/dt की जगह v लिख सकते हैं, ब्रैकेट में चाहे तो आप लिख देना। अभी मैंने आपको कहा था v इज इक्वल टू होता है ds/dt, अभी बताया था मैंने। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो ds/dt की जगह हम लोग v लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है ना। अब बताओ क्या ds को इधर ट्रांसफर किया जा सकता है? इस ds को इधर ट्रांसफर करिएगा तो हो जाएगा a ds इज इक्वल टू b इंटू डी। ध्यान से बताओ, प्रदीप समझ में आ रहा है? देखना a, देखो ds इधर से इधर चला आया तो हो जाएगा a ds इज इक्वल टू v इंटू डी। सही है, समझ में आ रहा? चलिए तो क्या करेंगे, अब हम लोग लिमिट लेना स्टार्ट करेंगे। इसकी लिमिट देखना, ध्यान देना, इसमें हम लोगों को किसको रिप्रेजेंट करना है? डिस्टेंस को। किसको? डिस्टेंस। यहाँ किसको रिप्रेजेंट करना है? वेलोसिटी को। किसको? वेलोसिटी को। तो देखिए डिस्टेंस, जब स्टार्टिंग कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उसकी डिस्टेंस 0 होती है और जब पहुँचता है तो s होती है। तो ध्यान दें, अगर इसमें लेते हैं हम तो ये वैल्यू होगी 0 से कहाँ तक? s तक। और ये क्या दिया गया है? a ds। समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू वी डी वी लिखा हुआ है, ध्यान दे बेटा, वी डी वी लिखा हुआ है। आप बताइएगा वेलोसिटी के रेफरेंस में जब आपकी ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट की थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u थी। कितनी थी? u। और जब पहुंच गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी? v थी। तो मतलब u से लेकर के कहाँ तक जा रहा है? v तक। लिमिट इसकी हो गई यहाँ से यहाँ तक, लिमिटेशन है इसकी, सीमा होती है। ठीक है, कहाँ अब ये क्या वैल्यू क्या लिखी थी? v dv। बताना किसी कोई प्रॉब्लम? किसी बच्चे को नहीं? ध्यान दे बेटा, क्या ds के रेफरेंस में a का इंटीग्रेशन आएगा? निकलेगा नहीं। इट मीन्स यहाँ के लिए क्या होगा? कांस्टेंट, और इसको क्या कर देंगे हम लोग? बाहर कह देंगे, चलो बाबू तुम बाहर चलो, तो a को हमने बाहर ले लिया। अब बाहर कर देंगे तो ये वैल्यू कहाँ से? 0 से s तक है, किसकी? ds की। कोई दिक्कत किसी बच्चे को होगी? तुरंत पूछना, नहीं है। इस चीज को जैसे ही लिखा हुआ है वैसे लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, v dv। सही है, अब बताओ किसी कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, क्या ds का s होगा? ds का s होगा केवल। a तो जैसे लिखा वैसे लिखा रहने देंगे, ds का क्या हो जाएगा बेटा? s हो जाएगा। और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 से s तक की है, तो 0 से s कर लिया। ठीक है, अब इसी तरीके से, अच्छा ध्यान दें, अभी मैंने जस्ट आपसे कहा था कि अगर लिखा हो t इंटू डी टी तो इसका आप कहे थे सर होगा t²/2। अभी सेकंड इक्वेशन, तो अगर लिखा है v इंटू डी वी तो क्या इसका नहीं हो जाएगा v²/2? फार्मूला बेस्ड होगा, नहीं होगा? तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी v²/2। समझ में आ रहा है सबको बेटा? और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी गई है? u से v तक। ये वैल्यू हो जाएगी u से v तक। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे, हो जाएगा a इज इक्वल टू, ध्यान दे, सॉरी
इज इक्वल टू नहीं भाई इनटू है ए इंटू, एक बार इसकी जगह पर मैक्सिमम वैल्यू, दूसरी बार मिनिमम वैल्यू। हाँ तो एक बार यहाँ क्या रख देंगे एस माइनस जीरो इज इक्वल टू, इसकी जगह पर भी एक बार क्या रखेंगे मैक्सिमम वैल्यू, मतलब वी की जगह पे क्या रखेंगे वी रखेंगे, वी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस इसकी जगह क्या रख देंगे हाँ मिनिमम वैल्यू, बोले तो क्या है यू है, तो यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा सबको शायद, किसी कोई प्रॉब्लम। चलिए तो ए, अब बताओ एस माइनस जीरो का मतलब एस ही होगा, तो ए एस हो जाएगा इज इक्वल टू, ये बताओ देखो लिखा है वी स्क्वायर अपान टू माइनस यू स्क्वायर अपान टू, तो इसको लिख सकते हैं ना कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान टू। भैया इसका भी डिनोमिनेटर वही है, इसका भी वही है, तो दोनों का अगर सेम ही है तो हम ला करके लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, सही है ना। चलिए अब ये बताओ कि ये जो दो है, ये जो टू है इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाएगा तो इनके साथ आएगा तो हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस, किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम किसी को। चलिए ये बताओ बाबू कि ये जो माइनस यू स्क्वायर लिखा है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस यू स्क्वायर ना, तो इधर आ ले आइए इसको, तो हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, सही है। थोड़ा इसको ढंग से लिखेंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। आई होप आप इस टॉपिक को बेहतर समझे होंगे, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।